तो हम लोग यहाँ पे थे ना कल, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही सॉल्व किया था। तो आगे देखिए 107। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि Z1 Z2 क्या है, डिस्क्रीट है। Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2,1/2 और Z2 का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 1। अब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कुछ इस तरह से ax इज इक्वल टू बी, काइंड ऑफ, है ना, या ax इज इक्वल टू बी। सो आपसे क्या बोल रहा है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कर लिया आपने। तो इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। सो आप ऐसे अगर देखेंगे तो ये आप जानते होंगे ना कि सिस्टम के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सो ये जो है ax इक्वल टू बी हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ, एक तो रैंक वाला अप्रोच है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और लेस देन एन होगा, यही ना। तो एन यहाँ 3 है। सो एक तो ये अप्रोच है। दूसरा डिटर्मिनेंट वाला तरीके से सोच सकते हैं हम लोग। तो कैसे किया आपने अंकित, ये बताइए आपका क्या अप्रोच था जिनका आंसर आया। से वही डिटरमिनेंट वाला ए एक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के वो नीचे घटा के आ जाता है, फिर वो मतलब जेड वन का वैल्यू आया 1 1, आई थिंक दोनों आया था। 1 1 के लिए वो 0 0 हो जा रहा था, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अच्छा, जेड 1 बराबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी और जेड 2 बराबर 1 के लिए तो मतलब ये इसी प्रोसीजर से रैंक आपने रैंक इक्वल किया है। प्रोबेबिलिटी। यस सर। अच्छा, नहीं तो डिटर्मिनेंट जीरो कर मैट्रिक्स बनाएंगे, डिटरमिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो मतलब वो करेंगे ना उसको, क्या बोलते हैं, 1 0 0 वाला, हाँ हाँ हाँ, वही ठीक। से। सो 2 - 5, 2, यहाँ है 1 2 Z1 और यहाँ ए ऑगमेंटेड बी जो होगा। तो रैंक मेनली निकालना है, तो रैंक इक्वल कब होगा ये आपको देखना है। तो एक काम करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो सिर्फ, मतलब ये बस सॉल्व करना है आपको। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, या यही चीज़ें मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ सीधा। सो इसको हटाओ। सो अभी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं एंड यहाँ पे ये जैसे Z1 है। अब यहाँ पे है 1 2 Z2। अब आपको देखना है कि दोनों का रैंक इक्वल हो और 3 से कम हो। तो ऐसा कब होगा, तो आप जानते होंगे एलिमेंट, ये लीनियर अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो लोग यूनिट 1 जिन लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रैंक कैसे निकालते हैं। तो दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए। तो इसमें आप रो इक्वलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो या रो रिड्यूस्ड इक्वलॉन फॉर्म में। तो उससे क्या करो, तो इसे 1 के हेल्प से आप इन दोनों को 0 बना सकते हो, फिर इसको 1 बना लो, इनसे इन दोनों को 0 बना या इसको 0 बना सकते हो, फिर आपको इजीली दिख जाएगा रैंक। तो ये थोड़ा वर्क करना पड़ेगा आपको, है ना। तो समहाउ रैंक ए और रैंक बी इक्वल होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, कुछ कंडीशन आ जाएगा कि दोनों का रैंक कब इक्वल होगा। तो इसको वर्क करूँ या आप लोग करके देखोगे, ये हिंट मैं दे रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करके देखना है कि ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक दोनों इक्वल होना चाहिए और लेस देन 3 होगा। तो उस केस में कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाएगी। तो मतलब जेड में से इन्होंने कहा Z1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, Z2 क्या आती है, कुछ जेड ऐसा टू है, भी 1, जेड टू Z2 भी भी 1। 1। तो इस तरह जब आप सॉल्व करोगे तो एट द एंड दोनों का रैंक इक्वल होने के लिए Z1 Z2 1 हो जाएगा। और इन्होंने बता रखा है इंडिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट दे रखा है तो अलग अलग कर सकते हैं आप। तो Z1 इज इक्वल टू 1 एंड Z2 इज इक्वल टू 1। फिर अब निकाल लीजिए बाइनोमियल में 1 की प्रोबेबिलिटी। और ये तो जैसे इन्होंने सॉल्व किया
तो इनका आपका 2 आया। देख लो, किसी को क्वेरी है तो पूछो। तो यहाँ पे यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, ठीक है। जो आपका लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर लिया यहाँ पे। सो ए ऑगमेंटेड बी से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि इसका डिटर्मिनांट को 0 कर दो। एक तरीका ये है कि आप इसका डिटर्मिनांट, क्योंकि दोनों का रैंक लेस देन 3 है ना, तो एक अप्रोच तो ये हो गया जो उन्होंने बताया। दूसरा अप्रोच डिटर्मिनांट से भी जा सकते हो आप, कि क्या करो आप, हमें पता है कि रैंक जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, दिस मैट्रिक्स हैड ऑर्डर 3x4 और इसका रैंक लेस देन 3 है, तो यू टेक एनी 3x3 सब मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट 0 ही होगा बाई डेफिनेशन ऑफ रैंक। सो कहने का मतलब इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर दो 1। अगर ये अप्रोच नहीं जाना है तो ऐसे आप 1 - 2 1 2 - 5 2 1 2 Z1, इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट करो, देखो Z1 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। एंड दूसरा है, मतलब यू टेक एनी 3x3 सब मैट्रिक्स, क्योंकि रैंक तो लेस देन 3 है। तो रैंक क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ सब मैट्रिक्स दैट कैन हैव नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, है ना, यही है डेफिनेशन। कि जो मैक्सिमम ऑर्डर का सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, वो रैंक होता है, डेफिनेशन है ये। सो कोई दूसरा उठा लो, जैसे मैं अगर फर्स्ट कॉलम लूँ, सेकंड कॉलम लूँ और थर्ड कॉलम, फोर्थ वाला कॉलम ले लूँ, तो 1 2 1 -2 5 2 एंड 1 2 Z2, इस डिटर्मिनेंट को भी 0 पुट कर दो। अगर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाना है यहाँ पे, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में नहीं ले जाना है, तो दूसरा तरीका ये है, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 पुट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो जैसे इन्होंने बताया, आंसर देखो, अप्रोच कोई भी होगा आंसर सेम आएगा। तो इससे भी Z2 की वैल्यू 1 आएगी, तो इससे ये समझ आएगा कि Z1 को 1 होना है, Z2 को 1 होना है, तभी जाके ऐसा होगा। तो उससे भी आ जाएगा, चेक कीजिए। तो ये भी एक तरीका है। सो एक तरीका डिटर्मिनेंट वाला है और दूसरा रैंक वाला है, कि रैंक से आप रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों का रैंक इक्वल करो, तो उससे ये आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, नहीं तो ये भी एक तरीका है, तो इससे भी आ जाएगा। तो ट्राई करके देखिए। सो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा कि आपको कह रहा है कि x1 x2 x13 बी द IID पॉइसन थीटा रैंडम वेरिएबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना। सो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा कि दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, फिर आपका है ना ये मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e⁻ -7 थीटा, एंड देन दिस इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो आपको इसमें अनबायस्ड, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, अनबायस्ड और सफिशिएंट, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन है। ट्राई कर पाएंगे, बताइए अगर आप इसका आंसर, ये भी तो बेसिक इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है ना, बताओ ट्राई करके अगर कर पाओगे तो। सर डी आता है। आ जाएगा, ओके। तो इसमें देखिए एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग पॉइसन का PMF लिखेंगे, तो आप लोगों को पता है e⁻−θ 3 के x फैक्टोरियल, जो भी x का सपोर्ट है, तो इस तरह से। सो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे 13 के लिए, तो प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to 13 e⁻−θ थीटा की पावर xi अपॉन xi फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे
सो ई की पावर -13 थीटा, है ना, पावर हो जाएगा, फिर थीटा की पावर समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 13 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई फ्रॉम 1 to 13। आप इसमें लगाएंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो मेनली ऑप्शन के हिसाब से काम करना होता है, वैसे आप, है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम से बहुत सारे सफिशिएंट एस्टिमेटर जनरेट किए जा सकते हैं। सो आपको देखना है कि आपको क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे मुझे क्या ज़रूरत है, x7 अलग करना है, x1 से x6 तक अलग करना है, x8 से x13 को अलग करना है। तो इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि e की पावर -13 थीटा, है ना, फिर थीटा की पावर x, एक काम करो, समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 6, थीटा की पावर x7, एंड फिर आएगा थीटा की पावर समेसन एक्स आई फ्रॉम 8 to 13, ठीक है। और अपॉन में कहीं लगा दो, या है ना, या बाहर से लिख दो, इनटू में लिख दीजिए 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई फ्रॉम 1 to 13, ठीक है। तो ये कुछ वैसा हो गया, आप जानते होंगे जैसे जी ऑफ थीटा T1 T2 T3, क्योंकि ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये एच ऑफ एक्स फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे T1 T2 T3 आपको मिल रहा होगा। तो ये जो T1 T2 T3 जो है ना, जो कि एक्चुअली हमने जैसे कंस्ट्रक्ट किया है समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 6, अपनी मर्जी है। ऑप्शन में जैसे 7th लिख रखा था, पहले x7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। x7 समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 6 समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to आई फ्रॉम 8 to 13, दिस इज सफिशियंट एस्टिमेटर, है ना। फिर आप लोग इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते हैं सफिशियंट एस्टिमेटर का, कि वन फंक्शन ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर इज सफिशियंट। तो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने फर्स्ट कंपोनेंट में ही सिर्फ लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब क्या कर रहा है कि दिस ट्रिपलेट इज मैप्ड टू, तो एक फंक्शन उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, जहाँ पे जैसे एक फंक्शन बना के आपको दिखाऊं कि एक फंक्शन है g, जो क्या कर रहा है x1 x2 x3 को मैप कर रहा है। मतलब ये वेरिएबल है, तो आप इसको कंफ्यूज होने के बजाय अभी के लिए मान लो y1 y2 y3 को मैप कर रहा है e की पावर y1 y2 y3 पे। ये एक g फंक्शन है, तो ये g एक्चुअली वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये g अगर आप इस ट्रिपलेट पे ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सो g ऑफ, है ना, इसको बोल दो t, इसको मैं अभी t बोल देता हूँ। तो g ऑफ t अगर ऑपरेट करेंगे तो हमारा यही बनेगा, e की पावर x7, बाकी एज इट इज समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 6 समेसन एक्स आई फ्रॉम 8 to 13। so g is a one function and t is a sufficient estimator, so invariance property से gt is also sufficient estimator। तो फोर्थ वाला ट्रू होगा ही। अब बाकी क्योंकि ये MSQ है तो मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या और ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ तो करेक्ट होगा ही। अब थोड़े और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। सो अभी सफिशिएंट हमने चेक किया फैक्टराइजेशन थ्योरम और इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लगा के। अब देखिए बाकी ऑप्शन, जैसे पहला है, दूसरा है, हाँ, कह रहा है कोई अनवाइस एस्टिमेटर नहीं होगा e की पावर -7 थीटा का। तो e की पावर -7 थीटा आपको याद होगा, वो हम लोग यूज़ करते हैं जब राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज़ करते हैं यू एम वी यू निकालने के लिए। इवन e की पावर -7 थीटा का आप यू एम वी यू फाइंड कर सकते हैं, और यू एम वी यू अनवाइस एस्टिमेटर भी होता है, तो ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर थर्ड ऑप्शन को मुझे आउट करना है तो मैं आपको एक एस्टिमेटर बना के दिखाता हूँ 10, e की पावर -7 थीटा कब आएगा, जब हम यहाँ पे ले लेंगे x1 x2, चलो x7 इज इक्वल टू कितना 0, चल जाएगा, या इंडिविजुअली मैं ईच को 0 ले लूँ तब भी चल जाएगा कि x7 है ना, तो ये ले लो एंड दिस अदरवाइज। तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे ना, तो यू विल गेट e की पावर -7 थीटा। चेक करके देखो। तो इससे क्या समझ आया कि डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, ये अप्रोच कहाँ से आता है, जो लोग राव ब्लैकवेल आइसन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा टू फाइंड यू एम वी यू, तो वहाँ पे आता है। सो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e की पावर -7 थीटा, ठीक है, ये है। सो तीसरा वाला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरे में है क्या, ये मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होता है कि ई एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, है ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, सो एक्स बार निकल, ई एक्स हमारे पास क्या है, थीटा है, तो थीटा बराबर 1/13 समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 13, तो ये वही है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, तो दूसरा सही हो गया।
अब पहला पे आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 8, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 8 to 13, तो 8 वाले को रिपीट किया है। सो आप चेक कीजिए इसका एक्सपेक्टेशन निकाल के। सो क्या ये 48 थीटा स्क्वायर आएगा, तो उससे काम हो जाएगा। तो आपको जस्ट एक्सपेक्टेशन निकाल के देखना है इसका। मल्टीप्लाई कर दो पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाकी आईआईडी है, बस x8 पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल पाओगे ना। ये जो है एक्चुअली, ये आपको कह रहा है कि x1 प्लस x2 अप टू x8 इंटू, है ना, प्रोडक्ट में है x8 से x13, इसका लेना है आपको एक्सपेक्टेशन। और ये चेक करो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वैसे इन दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, तो अलग अलग अभी नहीं कर पाओगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड फाइंड द एक्सपेक्टेशन। और चेक करो 48 थीटा स्क्वायर आएगा क्या। तो अगर नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत है, जैसे है ना। तो जैसे इन्होंने सॉल्व किया है कि इतने आंसर बताएं, तो उनको अगर नहीं आएगा तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x13 तक दे आर आईआईडी, है ना। बट यहाँ पे x8 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये पूरा क्वांटिटी और ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कोवेरियंस इसका नॉन जीरो आ जाएगा। सो आपको मल्टीप्लाई करके फिर इंडिविजुअली एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा, फिर उससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चेक करके देख लो, आई थिंक नहीं आएगा। सो यही अप्रोच है। तो 2 और 4 आपका सही है यहाँ पे, है ना। ठीक है। सो ये ट्राई कीजिए। सर हम्म। सर क्रिटिकल रीजन कैसे आए? अच्छा, एक मिनट। तो
किसी को समझ आया? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 x3 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बता रखा है कि x1 x2 x3 यूनिफॉर्म 0 थीटा, जहाँ थीटा पॉजिटिव है। कंसिडर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज, तो आपको अल्फा दे रखा है 0.001, ठीक है। और एच नॉट में है थीटा इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू MLE, ये होगा लेस देन इक्वल टू K और C, इससे निकल आएगा। सिंपल वर्सेस कंपोजिट में ये होता है। तो यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, न्यूमरेटर में लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की जगह 3 रखना, डिनोमिनेटर में थीटा की जगह इसका MLE रखना। सो MLE क्या आता है यूनिफॉर्म 0 थीटा में, याद है आप लोगों को? थीटा मोर देन इक्वल टू ईच xi, तो मैक्सिमम है ना। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, order तो यूज़ करो। तो मतलब ये हो गया लाइक्लीहुड फंक्शन एट 3 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेस देन इक्वल टू K। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा। तो इससे क्रिटिकल रीजन निकल आएगा ना। अब आपको बोल रहा है कि क्रिटिकल रीजन पहले निकालिए। अब क्रिटिकल रीजन मान लो कुछ आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल रीजन आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में समथिंग आ जाएगा। अभी आप देखो ये g ऑफ है ना सम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अब कुछ भी लेस देन मोर देन आएगा और सॉल्व करके समझ आएगा आपको। जो भी आएगा वो चेक करो, फिर उसके अकॉर्डिंग है ना आपका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अल्फा को यूज़ करके आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू, एंड देन आपको ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है। तो क्या आप निकाल पाएंगे आप लोग क्रिटिकल रीजन? कोई बताइए अगर निकाल पाएंगे तो देखिए, और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। किसी का आया कि नहीं? अभी आंसर नहीं आया, चलिए देखते हैं।
तो अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं? सो 1/थीटा की पावर n, तो यहाँ पास सैम्पल साइज 3 है तो 3 कर देता हूँ, और यहाँ आएगा ये थीटा का फंक्शन है, सो थीटा इज, है ना, एक्स आई बिटवीन 0 एंड थीटा, थीटा मोर देन ईच एक्स आई, सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, यही है। तो हमने क्या कहा कि इसमें थीटा को 3 रखना है, तो जो ये हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सो अगर इसको हम कंटिन्यू करें, सो दिस विल बी एक्चुअली थीटा को 3 रखना है, सो 1/3 का क्यूब और अपॉन आ जाएगा 1/, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब। अभी इसको ले लो लेस देन इक्वल टू के, तो यहाँ से क्या होगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यू लेस देन इक्वल टू के, है ना। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू के की पावर 1/3, उसका नाम सी रख देते हैं। सो अभी आपका क्रिटिकल रीजन ये आ गया, क्रिटिकल रीजन इज रिजेक्ट एच नॉट इफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन इक्वल टू सी। अब सी कैसे निकलेगा? सी निकलेगा यूजिंग जो आपको साइज दे रखा है, उस साइज के हेल्प से सी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो 0.001 है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट इज ट्रू, थीटा इज 3, ठीक। अब इसके हेल्प से आप फाइंड करो, तो यहाँ पे आपका जो एक्साइज वॉज यूनिफॉर्म 0 थीटा, है ना। तो ये अगर आप ठीक से देखोगे तो 0.001 इट इज सी डी एफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट सी अंडर एच नॉट। यहाँ थीटा 3 रख दोगे तो एक्स आई आपका हो गया यूनिफॉर्म 0.3। और आपको पता होगा कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो सी डी एफ होता है वो एक्चुअल रैंडम वेरिएबल के सी डी एफ का पावर n होता है, इज इट? यही फॉर्मूला है ना। तो nth ऑर्डर n यहाँ 3 है, हालांकि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 3, सो n जो है 3 है, सो है ना, हेयर n इज एक्चुअली 3। तो यहाँ से आ गया जो रैंडम वेरिएबल x1 है उसका पावर 3, या पॉपुलेशन लेना है तो जस्ट x ले लो। अब ये इसका सी डी एफ कितना आएगा, ये x है, सो सी डी एफ ऑफ x कितना आता है, यूनिफॉर्म 0.3 का सी डी एफ कितना होगा, x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, x/3 होगा ना, जहाँ x बिटवीन 0 एंड 3, सो ये x/3 आ जाएगा, तो ये फाइनली आ गया c/3, राइट। तो c/3 का क्यूब बराबर 0.001। तो यहाँ से आपको इजीली समझ आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, c/3 0.1, ठीक है। तो c की वैल्यू 0.3 आ गई, तो कहने का मतलब हमारा फाइनल जो रिजेक्शन रीजन आया वो क्या आ गया अब, तो इस c के जगह पे रख दोगे 0.1, चेक कर लो, सो 0.3 ना। सो एक्चुअल जो हमारा आंसर आया इसमें कि फाइनल क्रिटिकल रीजन इज रिजेक्ट एच नॉट इफ nth ऑर्डर, NH3 एक्चुअली थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज लेस देन इक्वल टू सी, है ना, सैम्पल साइज 3 का है, so less than equal to c, c is 0.3, so this is your critical reason. Now you can work according to your options. अभी भी बता सकते हो, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, क्या इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है, एम एस क्यू है, सो मोर देन वन ऑप्शन ट्रू होगा, यू ट्राई एंड टेल कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होगा। वो डिसाइड कि नहीं जी,
पावर 1 नहीं आएगा, पावर 1 आएगा, सॉरी सर, हम्म 1 आएगा सर, 1 आएगा। तो क्या क्या ऑप्शन ट्रू हुआ? जिनको समझ आ रहा है चैट में लिखो, नहीं तो बोल सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पहला कह रहा है कि अगर यही मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो अगर 3.1 है तो 3.1 क्या है, लेस देन 0.3 है, नो। तो इट्स नॉट इजेक्ट तब होता जब 3.1 लेस देन 0.3 होता, तो ये फॉल्स है। अगर 1.3 है लेस देन 0.3 है, नो, तो ये भी फॉल्स है। एंड 0.1 लेस देन 0.3 है, यस, तो ये सही है। मतलब है ना, रिजेक्ट तब करेंगे जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जो कि nth ऑर्डर स्टैट्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो ये हो जाएगा। एंड नाउ आपको क्या करना है, अब ये पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सो पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 में थीटा नॉट इक्वल टू 3 है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ फिक्स थीटा दे दिया है। थीटा 3 नहीं है, तो इन्होंने कहा चलो थीटा को तुम 0.3 यूज करो। सो इसका मतलब अब ये बोलना चाह रहा है कि एक्स आई आपका यूनिफॉर्म 0 थीटा था ना, सो अब थीटा को आप 0.3 रखो, तो एक्स आई आपका यूनिफॉर्म 0.3 हो गया 0 से। तो ये भी फिर से वही है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ठीक है, इसको इधर रख दो। सो दिस इज अगेन समथिंग लाइक कि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है 0.3 पे, तो ये एक्चुअल जो सैंपल है उसका 0.3 पे CDF होगा पावर 3, और ये खुद यूनिफॉर्म 0.3 है, तो इसका CDF क्या होगा, यूनिफॉर्म 0.3 का CDF अगर आप लिखोगे, सो इस वाले का CDF क्या होगा, क्या x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो x अपॉन 0.3 यहाँ रख दोगे तो 1 की पावर क्यूब इज 1, तो यस, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया आपके पास, सो फोर्थ वाला भी सही है। सो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे सही हुआ, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बताइए, ठीक है। ये भी बेसिक है ना, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सब में कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट निकालना है, नहीं तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आप देखोगे आए हुए हैं ना, कि यहाँ कह रहा है कि आपको एक रैंडम सैंपल दिया है, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ जो है एक्स आई माइनस थीटा देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। अगर यहाँ ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की, तो ये एक्सपोनेंशियल n हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ कह रहा है कि ये 97% है, ये 96 है, 95 है, 96 है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये आसानी से निकाल लेंगे आप लोग, है ना। अच्छा आ गया, तो इसमें सिंपल है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो इसमें है ना, जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी थीटा, जैसे अगर पहला पार्ट बताऊं, सारा एक जैसा ही है, तो एक पार्ट सॉल्व कर लोगे समझ आ जाएगा। सो थीटा मोर देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस यहाँ पे है 2/n ln 5 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर। इक्वलिटी नहीं लगाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, लगा दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अगर ये प्रोबेबिलिटी आ गई, अगर ये प्रोबेबिलिटी आ गई 97%, तो सही है। तो देखो सिंपल है ये, आप क्या करो, पहले थीटा में x1 घटाओ, ये बनाओ। सो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो थीटा माइनस x1 लोगे तो ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली कर दूँ इतना दिमाग लगाने के बजाय, x1 माइनस थीटा, ठीक है।
सो ये आ जाएगा मोर देन 0 लेस देन 2/n ln 5। ठीक है, यहाँ तक चेक कर लीजिए। अब ये मैंने कहा कि ये क्या है, इसका भी नया नाम दे दो, मान लो ये t है फॉर एग्जांपल, तो t है एक्सपोनेंशियल n। तो आप अगर देखोगे सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी t, तो t तो एक्सपोनेंशियल है, सपोर्ट ऑब्वियसली मोर देन यही होगा, है ना। इसका नाम मैंने रख दिया, जैसे मैं बोला हूँ इसका नाम रख दिया t। सो ये एक्चुअली t लेस देन दिस क्वांटिटी, सी डी एफ हो गया। सो दिस इज लाइक डायरेक्टली लिखूँ अगर मैं, सो इट इज सी डी एफ ऑफ t एट 2/n ln 5। अब ये जो एक्सपोनेंशियल n है इसका सी डी एफ क्या होगा, तो ये जो एक्सपोनेंशियल n है इसका नाम हमने t रखा है यहाँ पे। अगर आप इस t का pdf देखोगे तो n e की पावर माइनस n थीटा, अच्छा सॉरी माइनस एन टी, तो सी डी एफ इसका आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी, लगा लो यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाओगे सो 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी, टी की जगह ये पूरी क्वांटिटी आ रखा है, तो टी की जगह हो जाएगा 2/n ln 5, तो एन एन कट गया, तो ये 1 माइनस, अब ये 2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर ln 5 की पावर -2। देख लो, तो log ln कट गया, तो बचा 1 माइनस, है ना, कट गया तो 5 की पावर -2, मतलब 1/5 स्क्वायर 1/25, ये आ गया जी। 5 स्क्वायर कितना 25 ना, तो ये आ गया 24/25, तो ये हो गया 96%, है ना, क्योंकि 96/100 हो जाएगा। सो ये हो गया 96%, तो पहला तो हो गया गलत, ठीक, तो दूसरा हो गया सही। ठीक है, तीसरा ऐसे ही निकाल लो, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं, तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा, बस यहाँ पे ये आएगा 1/n log 5, तो यहाँ आएगा 1/n कट जाएगा, तो 1/n log 5 1 माइनस 1/5, तो 1 माइनस 1/5 4/5, 4/5 कितना परसेंट हुआ, निकाल लो, ऐसा कुछ देख लो एक बारी। क्योंकि ये डिफरेंस है, अच्छा log 20 है ना, सॉरी log 5 कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ जब रखेंगे 1/n log 20, तो 1/n log 20, तो यहाँ 1/n log 20 रहेगा, तो n कट जाएगा 1, तो माइनस log 20 हो जाएगा 1 माइनस 1/20, 19/20 आएगा, है ना। तो इसमें जब सॉल्व करोगे तो 19/20 आएगा, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो 19/20 मतलब कितना परसेंट, तो 19×95, सो 95/100 हो जाएगा, है ना। सो ये 95%, सो 95% मतलब ये तीसरा सही हो गया ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन पे है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन है कि हाउ टू फाइंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, या उसी को कवरेज प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सो ये आपको निकालना है। ठीक है जी, सो ये आ जाएगा। तो इसमें इन्फेरेंस क्या है ना, पहले प्रोबेबिलिटी था, फिर रैंडम वेरिएबल था, फिर स्टोकेस्टिक प्रोसेस, फिर इन्फेरेंस, है ना, इस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं। सो इसमें कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ऑफ साइज n, है ना। सो ये फायदा है ना कि इसमें 18 क्वेश्चन यूनिट 4 के हैं और 18 यूनिट 1 के भी, 36 में आपको कोई 20 अटेम्प्ट करने हैं, ढंग से 20 कर लिए ना तो 95 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा अगर सही कर लिए तो, ये 95 नहीं एटलीस्ट 70 से 80 भी कर लिए तो हो जाएगा, तभी निकलेगा एग्जाम। सो x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम साइज n, है ना, फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको टी दे रखा है मिनिमम, टी एन जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो ये जो टी एन है ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी एस्टिमेशन का है, ट्राई करके देखो क्या आएगा, है ना।
सर जी ऑप्शन 2 आ रहा है। ओनली 2 एमएस क्यू है ना, तो मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ट्रू है। अच्छा, बाकी भी देखिए, सीडी में भी देखिए। थ्री भी आ रहा है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके सर फोर्थ तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो फाइनल जो आ रहा है वो लिखिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, कुछ तो है ना आपका आंसर आएगा। तो क्या ऑप्शंस आप लोगों को लग रहा है फाइन, मतलब क्योंकि आपको ये टिक तो है ना ऑल करेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी होगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो हमारा एक्स आई है ना, जो एक्स आई है वो यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन है। तो एक्स आई माइनस थीटा करेंगे ना तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मान लीजिए, फॉर एग्जांपल इसको मैं वाई आई नाम दे दूँ तो ये वाई वन हो जाएगा। तो वाई आई यूनिफॉर्म 0 1 है, तो वाई वन आप जानते होंगे बीटा 1 कॉमा एन होगा, सॉरी 1 कॉमा एन है ना, आर कॉमा एन माइनस आर प्लस वन। तो 1 कॉमा एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला रैंडम वेरिएबल, यहाँ तक ठीक है। अब पूछ रहा है टी एन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा,
तो अनबायस्ड के लिए आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा। तो जैसे यहाँ तक मैं निकाल ही चुका हूँ तो मैं इसी के आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा फर्स्ट काइंड का एक्सपेक्टेशन है अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस n। तो यहाँ से e ऑफ x1 आ जाएगा थीटा प्लस 1/1 प्लस n, ठीक। और कंसिस्टेंट के लिए हम वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, तो अगर हम वेरिएंस ऑफ लिखे x1 माइनस थीटा तो बीटा फर्स्ट काइंड का वेरिएंस क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। चेक करिए आप फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये n+2 हो जाएगा, ठीक। तो ये है वेरिएंस, और कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब एट द एंड ये हो जाएगा कि वेरिएंस ऑफ x1 इज n अपॉन n प्लस होल स्क्वायर n+2। तो आपको एक तो ये समझ आया, इसका एक्सपेक्टेशन ये आया नहीं, तो Tn जो हमें दे रखा है वो अनबायस तो नहीं है क्योंकि डायरेक्ट थीटा के इक्वल तो आया नहीं। अच्छा, अब लिमिट लगाएंगे तो थीटा आएगा क्या, तो लिमिट लगाएंगे, यही Tn है तो यस ये तो आएगा। अगर इसमें आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया, यहाँ पे ये विजिबल है, तो इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो वो गायब हो जाएगा n+1, तो ये तो आ जाएगा। Tn कंसिस्टेंट है तो इसमें आपने लिमिट लगाया थीटा आ गया, एंड इसमें लिमिट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। तो थ्योरम था कि Tn है जिसका एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज कर रही है थीटा पे और वेरिएंस कन्वर्ज कर रही है 0 पे, तो वैसे हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो ये कंसिस्टेंट होगा। फिर कह रहा है मैक्सिमम कंसिस्टेंट होगा क्या, तो मैक्सिमम कंसिस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए, अब देखते हैं nth फोर्थ वाला कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है कि नहीं है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है इफ इट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, यही ना। ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन है। तो यहीं से अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ मैं अगर yn की बात करता, xn माइनस थीटा, तो ये हो जाता बीटा n,1, ठीक। अब फिर से वही जो प्रोसीजर यहाँ पे किया यही हम इसके लिए करके देखते हैं। so let's work similarly for yn order statistics, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ xn माइनस थीटा, तो ये आएगा n/n+1, ऐसा आ जाएगा। तो पहले बात तो ये इसकी लिमिट उस पे जाएगी नहीं, है ना। है ना, यहाँ से ये आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा प्लस n/n+1 आ गया ना। तो ये तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे थीटा प्लस 1 हो जाएगा, थीटा तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं होगा ये, ठीक है। वेरिएंस ऑफ ऐसे ही निकालोगे आप xn, तो वैसे ही होगा अल्फा इंटू बीटा, वो सेम रहेगा n+1 होल स्क्वायर n+2। ये थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं है, थीटा +1 का हो सकता है ना, चेक कीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब आप लेंगे तो थीटा +1 आएगा, तो xn-1 लिखता तो सही था, तो ये गलत है। आप लोग चेक कीजिए, आप लोग से एग्री हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 113। ये कह रहा है कि देखिए x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from the absolutely continuous distribution that is symmetric about 0, है ना। जैसे ये समझ आता है कि x is identically distributed with -x, है ना। तो अब कह रहा है कि i मतलब ऐसा जो भी नॉर्मल होगा या कॉची होगा, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म -1 1 इस टाइप का कुछ। RI डिनोट द रैंक ऑफ मॉड xi अमॉन्ग मॉड x1 x2 x3। अच्छा, रैंक्स डिनोट करा ना, RI मॉड x1 का मॉड x1, R2 R1 डिनोट करा रैंक ऑफ मॉड x1, R2 मॉड ऑफ x2 एंड R3 मॉड ऑफ x3। T+1 दे दिया समेशन ऑफ RI, है ना, जहाँ पे
तो R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कंडीशन ये है सब्जेक्ट टू कि xi पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो वैसे I फ्रॉम 1 to 3 वेयर xi इज पॉजिटिव इज अ विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, हाँ, साइन रैंक स्टैटिस्टिक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए क्या जानते हैं इसके बारे में, साइन रैंक को। ट्राई करके देखो, ये नॉन पैरामेट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ आ रहा है जी, देखिए।
हुआ जी, समझ आया? करें सॉल्व। तो आपको t+1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा नहीं? तो मॉड x1 मॉड x2 मॉड x3 किसी न किसी ऑर्डर में तो होगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अभी हम मान लेते हैं कि मॉड x1 लेस देन मॉड x2 लेस देन मॉड x3। ठीक है, बाकी दूसरा कॉम्बिनेशन लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस तो होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कंसीडर वन केस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो मान लो ऐसा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि R1 क्या है, मॉड x1 का रैंक 1 हो गया, मॉड x2 का रैंक 2 हो गया, और मॉड x3 का रैंक 3 हो गया। रैंक मतलब वैल्यूज के अकॉर्डिंग, है ना। सो ऐसा आ जाएगा। नाउ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक्साइज तुम्हें पता है सिमेट्रिक अबाउट 0 है। सो कोई भी डिस्टेंस सिमेट्रिक अबाउट 0 है, इसका मतलब है कि इसका सपोर्ट जो होगा ना, इसका जो सपोर्ट होगा x का सपोर्ट, ये -a टू a काइंड ऑफ होगा। a कुछ भी हो सकता है, a इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो इसका सपोर्ट कुछ -a से a जैसा होगा, जैसे यूनिफॉर्म -1 1, या नॉर्मल 0 1 है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोर्ट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। या कोई और दूसरा स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है। सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब सपोर्ट नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो यहाँ इन्होंने एक जो टर्म लगाया xi मोर देन 0 है, तो कोई भी xi या तो मोर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वलिटी को यू मे इग्नोर। ठीक है, तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखें, जैसे मैं अगर x1 x2 x3 ये ट्रिपलेट बनाता हूँ, तो इसके ऑल पॉसिबल साइन क्या क्या हो सकता है। या तो तीनों पॉजिटिव हो सकता है, या जैसे 3 कॉइन को टॉस करते हैं ना, हेड टेल वाला, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी 8 होती है ना, तो वैसे ही है। प्लस 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 हो सकता है, प्लस प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस प्लस हो सकता है। तो इस तरह ऑल 8 पॉसिबिलिटी लिख लो। या और 8 पॉसिबिलिटी हो गई, ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये एक्साई के साइन की पॉसिबिलिटी है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग टी प्लस की वैल्यू निकालेंगे। सो टी प्लस की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी कि x1 भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव, x3 भी पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि काउंट RI तभी होगा जब XI पॉजिटिव होगा, अदरवाइज 0 काउंट होगा। ठीक है, तो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखे तो ये कुछ ऐसा है, अगर आप दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसा है, समेसन RI इंटू इंडिकेटर फंक्शन ओवर XI मोर देन 0, इस टाइप का कुछ है। ठीक है, मैं अगर उसको ऐसे अलग से लिख के दिखाऊं बाहर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टी लिख रखा है टी प्लस, दिस इज समेसन RI फ्रॉम 1 to 3 इंटू इंडिकेटर फंक्शन ओवर XI मोर देन 0। ये कुछ इस टाइप का समझ सकते हैं आप। इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है, तो वैल्यू 1 लेगी या 0 लेगी, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 1, अदरवाइज 0। तो इसको अगर खोलोगे टी प्लस को, तो टी प्लस एक्चुअली क्या है, यहाँ से खोलो तो R1 इंडिकेटर फंक्शन x1 मोर देन 0 प्लस R2 इंडिकेटर फंक्शन ऑफ x2 मोर देन 0, R3 प्लस में इस तरह से। सो तीनों पॉजिटिव है, तीनों कंडीशन ओके है, तो 1 1 1 इंडिकेटर फंक्शन आ जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका वैल्यू आ जाना है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उस केस में आ जाना है 6, चेक कर लो, 2 3 5 1 6।
अब यहाँ देखो ये नेगेटिव है तीसरा वाला, तो R3 इंटू 0 हो जाएगा, तो R3 यहाँ काउंट नहीं होगा। तो यहाँ काउंट क्या होगा, सिर्फ R1 R2 काउंट होगा, प्लस वाला खाली काउंट होगा, ये समझ लो। तो जो पॉजिटिव वाला है वही काउंट होगा। तो R1 R2 कितना है 3, तो यहाँ सिर्फ R1 प्लस R2 काउंट होगा जो कि 3 है। यहाँ 1 है ना, तो यहाँ R1 प्लस R3 सिर्फ काउंट होगा जो कि 4 है। यहाँ पे सिर्फ R1 काउंट होगा जो कि 1 है। यहाँ पॉजिटिव कौन है, R2 R3, तो यहाँ R2 और R3 काउंट होगा, ठीक है। यहाँ R2 और R3 काउंट होगा जो कि 5 है। इस वाले में सिर्फ R2 काउंट होगा जो कि 2 है। यहाँ सिर्फ R3 काउंट होगा जो कि 3 है। यहाँ कोई काउंट नहीं होगा, 0 होगा। सो ये इनडायरेक्टली ना, अच्छा अब PMF निकालना है आपको। ओके, सो व्हाट विल बी द PMF। ये तो T प्लस का सपोर्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे T प्लस जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका PMF निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो अब ये T प्लस का सपोर्ट आ गया 6 3 4 1 5 2 3 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्लस है ना, करस्पॉन्डिंग टू दीज पॉइंट्स। निकाल पाएंगे, बताइए आगे देखो। सबका 1/8 हो जाएगा ना सर? 1/8 हो जाएगा, तो हाँ सबका। सर बट 3 दो टाइम आया है। क्या 2 बार आया है, 3 2 बार आया है ना। हाँ सबका 1/8 हो जाएगा, लेकिन 3 2 बार है, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। तो मतलब जो T प्लस का सपोर्ट है ना, 0 1 2, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 तक ही गया है ना। तो ये है सपोर्ट। तो हर पॉइंट पे, हाँ सही कह रहे हैं 1/8, क्योंकि है ना 2 चॉइसेस, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हाफ हाफ 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 1/8, लेकिन ये 3 2 बार है, तो इसलिए 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2/8 हो जाएगी, ठीक है ना। सो अगर हम ऐसा अलग से लिख के दिखाऊं, तो हम लोग अगर अलग से PMF लिख ले इसका कि, सो इफ वी राइट PMF सेपरेटली, तो T प्लस का सपोर्ट है 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 1/8 1/8 1/8, 3 2 बार है इसलिए 2/8। फिर यहाँ 1/8 1/8 1/8। अब ये ऑप्शन चेक नहीं कर लेंगे आप लोग। अब आपको हमने T प्लस का PMF बता दिया, सो T प्लस का PMF बता दिया, तो आप ये PMF के हिसाब से मुझे चेक करके बताइए कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। 1 और 2 आ रहा है सर। 1 और 2 है ना, ठीक है। सो बाकी लोग देख लीजिए। सो ये PMF है, इसके अकॉर्डिंग यू चेक ईच ऑप्शन कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये 113 हो गया। सो नाउ ये देखिए, ये कह रहा है कि let x1 x2 xn be a random sample from normal θ1 distribution where theta is a real number is unknown, delta n be
बेजियन है ना, बेज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ओके, एंड अंडर द स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, ठीक है, एंड द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 1 2 है, तो ये नॉर्मल फैमिली का है ना। सो पोस्टीरियर का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, यू कैन यूज डायरेक्टली रिजल्ट, है ना, कि सैंपल नॉर्मल है और प्रायर भी नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर का डायरेक्ट एक थ्योरम है दैट यू कैन यूज। तो उससे पोस्टीरियर आ जाएगा, पोस्टीरियर मीन जो है वो आपका, क्योंकि स्क्वायर एयर लॉस फंक्शन है, तो पोस्टीरियर मीन जो होगा दैट विल बी डेल्टा एन, है ना। सो डेल्टा एन जो होना है, सो पोस्टीरियर मीन आ जाएगी दिस, एंड अब आपको बता रखा है कि इफ 1/√10 2n + 1 डेल्टा एन -1 -2n थीटा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू अ रैंडम वेरिएबल z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के बाद आपको बता रहा है कि 2n + 1 डेल्टा एन माइनस, अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो 1 + 2n थीटा अपॉन √n, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू रैंडम वेरिएबल z, है ना। यहाँ पे z कोई भी ऐसा बोला नहीं कि z स्टैंडर्ड नॉर्मल है, दे आर जस्ट कि z कोई रैंडम वेरिएबल है, इट्स नॉट लाइक कि z नॉर्मल 0, जब तक नहीं बोला गया तब तक z नॉर्मल 0 1 नहीं है, ठीक है, अनलेस स्टेटेड। सो ये आपको बता रखा है, तो अब बोल रहा है z के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, चेक कीजिए। तो सबसे पहले आपको पोस्टीरियर निकालना होगा, उससे काम हो जाएगा। सो ट्राई करके बताइए। सर जी 110 का 1, ऑप्शन 1 भी राइट है ओके। आंसर की में। हम्म आप पहले अपना निकालिए और आंसर की बाद में देखेंगे, पहले तो आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, तब आप सर की देखा जाएगा, हाँ। 110 का अभी जो क्वेश्चन हुआ है उसका 110। अच्छा, पिछले वाले में 110 कौन सा, ये नहीं, इसके पीछे यूनिफॉर्म वाला है। ये 110, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, पहला भी सही है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है ना, मैं देखा हूँ, तो जो हमारा मिला है वही है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, 1 3 4 है आंसर, यस सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चेक करो जी। मैक्सिमम 3.1 है, तो इट्स नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो अगर यहाँ 3.1 है, 3.1 लेस देन 0.3 है, नो, तो हाउ विल यू रिजेक्ट, रिजेक्ट तब करेंगे जब इसकी वैल्यू 0.3 से कम आएगी, यही है ना, कुछ दिक्कत है, यस। चेक कर लो एक बारी आंसर की, बाकी लोग भी। नहीं नहीं, मुझे लगता है मिस्टेक है ना, क्योंकि कई बार गलती आंसर बनाते हैं, तो वो किसी ने क्लेम नहीं किया होगा। सो 1 3 4 आंसर कैसे होगा, 1 तो ऐसे दिख रहा नहीं है, अगर 3.1 है, 0.1 समझ आता है ना, 3.1 होने पे एच नॉट रिजेक्ट कैसे हो जाएगा, अगर तो 1 सही होगा 2 भी सही कर देंगे, फिर जब 3.1 पे रिजेक्ट हो रहा है तो 1.3 पे भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो यस सर। ठीक है ना, तो इसका आंसर 3 4 ही होगा, ठीक है ना।
ठीक है, इसको ट्राई कीजिए ना, तो आई थिंक टाइम भी हो ही रहा है। तो यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। आप देखिए बेसिकली वो ठीक है, वो मेरे हिसाब से वही होगा, 1 नहीं होगा सही। अब गलती हो ना, आंसर की में गलती हो सकती है, क्योंकि कोई क्लेम करेगा तो फिर आंसर के बार गलत आता है, आप उसको क्लेम करोगे, देन वो करेक्ट करके फिर भेजते हैं। तो ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर लो, टाइम भी खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी हमने क्या आज कहाँ से स्टार्ट, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ना दिसंबर 2024 वाला पार्ट सी कर रहे हैं, वो भी यूनिट 4 वाला। तो उसमें हमने अभी स्टार्ट किया था आज क्वेश्चन नंबर 108 से, है ना, 107 तक कल किया था। तो 108 से 1014, अब ये आसान क्वेश्चन है हालांकि, ये बस आप ये निकाल लो, फिर इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ, तो उससे आपका ये जेड मिल जाएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, एंड देन आप उससे इजीली डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, सो वैसे तो आसान है, ट्राई करके देखो। तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। जेड सर नॉर्मल 0,4 आ रही है। अच्छा 0,4 आ रहा है, तो जैसे ये बता रहे हैं नॉर्मल 0,4 आ रहा है, तो 0,4 आ गया तो उसके अकॉर्डिंग अब चेक कर लीजिए। तो नॉर्मल है, यस 0,4 में Z4 नॉर्मल 0,4 है, तो एक फॉर्मूला होता है कि Z की पावर 4, तो Z अपॉन यहाँ पे जो 2 होगा ये नॉर्मल 0,1 हो जाएगा, है ना। तो Z अपॉन 2 नॉर्मल 0,1 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Z अपॉन 2 की पावर 4 हो जाएगी 3। तो यहाँ से अगर आप यूज़ करेंगे, सो एक्सपेक्टेशन Z की पावर 4, ये बाहर आ जाएगा 16 3 जा 48, तो ये भी सही है। Z स्क्वायर, तो Z स्क्वायर तो 4 ही होगा, तो ये गलत है अगर आपके हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ से E ऑफ Z स्क्वायर वेरिएंस के इक्वल होगा जो कि 4 होगा, तो ये गलत है। पहला क्या है, सही है गलत है, फर्स्ट जो आप लोगों ने निकाला है। ये क्या आया है, किसी बताइए कोई, थीटा गिवन एक्स क्या आया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या मीन क्या है, डेल्टा एन क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, ये चेक कर लो आप ना। तो ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2n x बार n हम्म, प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अच्छा तो उसमें लिमिट n टेंस इन्फिनिटी लगाइए, क्या आएगा। सो एक्स बार आप क्या जानते हो, तो जैसे एक्स थीटा बार थीटा आ जा रही है कन्वर्जन इन सर, प्रोबेबिलिटी टू थीटा आ ई रहा है। एक्स, है ना, तो ई एक्स हो जाएगा थीटा, तो आ जाएगा, ये भी सही हो जाएगा फिर, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है, तो इसको यूज़ कर लेंगे, जो भी आएगा उसमें आप n टेंस इन्फिनिटी लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा। सर इसका डेल्टा एन कैसे आया, आप कल बता देना प्लीज। हाँ वो थ्योरम है, आपको पहले भी ये थ्योरम लिखा रखा है मैंने। आप जस्ट सर्च करोगे कि जब प्रायर नॉर्मल है और सैंपल नॉर्मल है तो पोस्टीरियर डायरेक्ट रिजल्ट है, कई बार मैं क्लास में लिखा रखा हूँ। आप अगर पुराने वीडियोस आप रहे होंगे तो जब भी बेजियन क्वेश्चन आता था नॉर्मल का, तो कई बार मैंने थ्योरम लिखाए हैं, आप पुराने वीडियोस याद देखिए, या फिर जस्ट कोई बुक खोलिए बेजियन वाला, उसमें आपको दिया होगा कि जब सैंपल नॉर्मल है, प्रायर नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल होगा, और क्या पैरामीटर होगा, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट यू सी जस्ट, है ना, तो उससे मिल ओके जाएगा। सर। हाँ कोई बुक से देख लीजिए, पुराने रिकॉर्डेड में देख लीजिए, बेजियन खोल के, है ना, कैसेला बर्गर में भी है, रोहतगी में भी है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तो ये हो ही गया ऑलमोस्ट, है ना। तो आप 115 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अभी के लिए थैंक यू। हाँ नीचे में दरवाज़ा खोलना।